वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श मोड एजुकेशन। अभी तक हम लोगों ने समतल दर्पण और ध्रुवीय दर्पण से परावर्तनों को सीखा था। इसके बाद अपवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। अपवर्तन से हम लोग उसके कुछ एप्लीकेशन देखी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांतिकोण क्रिटिकल एंगल क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम PIR भी कह सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण, ये एक सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। ठीक है, अगर सरल सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस तरह से सघन से विरल में जाती है तो ये क्या हो जाएगी, सीधी न जा करके कुछ अविलंब से दूर हट जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आपतन कोण का मान इस एंगल को और बढ़ा दिया जाए तो ये किरण और झुक जाएगी, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही झुकती जाएगी। अब मान लीजिए कि इसका मान इतना बढ़ा देते हैं कि यह अपवर्तित प्रकाश किरण जो मीडियम को सेपरेट करता है उसके पैरेलल हो जाती है, उसके अलाउ हो जाती है। इस तरह से देखेंगे, इस एंगल को आपने इस एंगल को आपने और बढ़ा दिया। इतना बढ़ा दिया कि अब जो अपवर्तित किरण है वो ऐसे हो गई, यानी जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो गया। तो इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण क्या हो गया, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, विरल माध्यम से नहीं होगा तो वहां से प्रकाश किरण आएगी तो इसकी ओर झुक जाएगी, तो कभी भी मीडियम के पैरेलल नहीं जा सकती है। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। वो पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है। मान लीजिए इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ1 या μ के बराबर है और विरल माध्यम का मान μ2 या 1 के बराबर है, यानी ऊपर वैक्यूम या एयर है। तो इस कंडीशन में अगर मैं दूसरे डायग्राम पर यहाँ पर मैं अगर स्नेल का नियम लगाता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा। चित्र 2 में स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर होता है μ2 या साइन आई अपॉन साइन आर होता है μ2/μ1। तो आई की जगह मैं लिख दूंगा IC, तो ये बन जाएगा साइन IC अपॉन साइन 90। क्यों, आई दोनों 90 डिग्री हो गई, इज इक्वल टू μ2 कितना है 1 है क्योंकि हमने ऊपर एयर वगैरह मान रखा है। ये 1 अपॉन और μ1 की वैल्यू μ हो गई, यानी जिस सघन माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है, जिससे प्रकाश किरण जिस पर पहले चल रही थी। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये बन जाएगा साइन IC बराबर 1/μ। यहाँ से हमें कभी एंगल निकालना पड़ता है तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/μ। ये हो गया आपका क्रांतिक कोण के लिए सूत्र। कहीं कहीं पर इसको इन्वर्स भी कर देते हैं। कैसे इन्वर्स कर देते हैं, इस तरह से म्यू को इधर ले आया, साइन IC को नीचे ले जाएंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/साइन IC। 1/साइन IC को क्या लिख सकते हो, कॉसेक IC। तो कॉसेक IC बराबर म्यू हो गया। तो कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दिया जाए, यानी तो ये क्या अपवर्तित किरण कुछ अंदर चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। तो अब मैंने आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दिया, इस बार आई की वैल्यू जो है वो IC से भी ज़्यादा है। तो अब प्रकाश किरण जो अपवर्तित होगी तो और इधर आ जाएगी, तो इसका मतलब अपवर्तन नहीं हुआ बल्कि उसी माध्यम में इसका परावर्तन हो गया। तो क्या बोलेंगे,
जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो सघन माध्यम तो ऑटोमेटिक छिप गया। तो जब किसी सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो उस प्रकाश किरण का अपवर्तन ना होकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित और क्रांतिक कोण से संबंधित कहानी। अब हम इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल्स सीखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित उदाहरण कुछ होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। इसको हटा देता हूँ। देखिए प्राकृतिक घटनाओं में सबसे पहला हम लोग सीखेंगे मिराज की घटना, यानी मरीच का भ्रम होता है। मरीच का भ्रम क्या होता है, हम लोग गर्मियों में देखते हैं होंगे अक्सर कि अगर किसी सड़क पर हम लोग जाते हैं, आसपास अगर पेड़ पौधे हैं तो उस सड़क पर हमें जल के उपस्थिति होने का भ्रम होता है। पर जैसे जैसे हमारी गाड़ी, कार या बस आगे बढ़ती है तो वहाँ से वो चीज़ हट जाती है और वो साधारण सड़क दिखाई देती है और कुछ दूर आगे फिर हमें जल के होने का भ्रम होता है। तो इस घटना को मरीचिका भ्रम कहते हैं। क्या होता है, इसको हम लोग डायग्राम बनाकर सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए ये सड़क है और सड़क के साइड में कहीं पर कोई वृक्ष है, कोई बिल्डिंग है, कोई पोल है। ऐसी स्थिति पर क्या होगा सुनिएगा। जब गर्मियों में सड़क पर जो धूप आती है उसके कारण इसका पृष्ठ गर्म हो जाता है। इसका पृष्ठ गर्म होने के कारण इसके नज़दीक के जो वायु के कण है वो ऊपर हो जाते हैं। तो नीचे यानी भूमि के समीप, जमीन के समीप माध्यम जो होता है वो कुछ विरल हो जाता है और ऊपर वायु का इकट्ठा होने के कारण उसके कुछ 1-2 फीट ऊपर जाकर के माध्यम की सघनता स्लाइटली बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? वायु के जो कण है, अणु है, उनका घनत्व बढ़ जाता है। मान लीजिए सड़क के किनारे कोई वृक्ष खड़ा है। ये एक वृक्ष मैंने बना के समझने के लिए, ये एक वृक्ष है और सूर्य से आने वाले प्रकाश है, ये सन है। सूर्य से जब प्रकाश किरण आएगी तो ये वृक्ष हमको कब दिखाई देगा? जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण हमारे आंखों में पड़ती है तो ये वृक्ष हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब मान लीजिए मैंने ऐसे चेहरा कर रखा है और सामने कोई दर्पण है, तो इससे टकराकर प्रकाश किरण दर्पण में जाएगी, दर्पण से टकराकर हमारी आंखों में अगर आ जाएगी तो हमको वृक्ष वहाँ पर दिखाई देगा। मुझे ऐसा भ्रम होगा कि ये वृक्ष इधर नहीं, वृक्ष उधर है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब मुझको वहाँ दिख रहा है। यही चीज़ यहाँ पर होती है। इसके कुछ नीचे इस स्थान पर जो आपका माध्यम होता है कुछ विरल होता है, तो इस प्रकार सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पुंज इस वृक्ष पर आती है और इससे प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती है। जैसे जो प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी, इसके लिए जो अपवर्तन कोण हो गया, देखिए यहाँ हो गया आपका आपतन कोण और कुछ सघन से कुछ विरल में जा रही है। इसकी तुलना में ये विरल है। ऊपर वाला हल्का सा सघन जैसा है और नीचे वाला कुछ विरल है इसकी तुलना में। तो प्रकाश में सीधे जा करके अग्रम से कुछ दूर हट जाएगी इस तरह से। कुछ प्रकाश में ऐसे यहाँ पर पड़ रही होंगी तो ये थोड़ा सा और डेविएट हो जाएंगी इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है वो काफ़ी कम हो गया, लेकिन जब दूर पड़ेगी तो आपतन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। जब ये कुछ ज़्यादा ही दूर पड़ने लगे, जो ज़्यादा ही दूर होती है, तो ये प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान काफ़ी अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये इतना ज़्यादा हो जाती है कि वापस उसी माध्यम में लौट सकती है या लौट जाती है। और यहाँ पर कोई
प्रेक्षक खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और तो जब उसका नेत्र या उसकी नज़र इस चीज में होती है तो उसको यहाँ पर पेड़ दिखाई देता है, इस जगह। यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर उसको इस पेड़ के होने का आभास होता है, या उस वृक्ष की पत्तियाँ हिलती हुई दिखाई देती है, या वृक्ष में आप देखते हैं बीच बीच में गैप होता है जिससे हमें आसमान दिखाई देता है, तो वही प्रतिबिंब उसको यहाँ दिखाई देता है। तो पत्तियों के बीच में बादल का स्थान, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको दिखाई देती है। और हम यात्रा कर रहे होते हैं तो वही स्थान जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो इस स्थान पर हमको चीज़ दिखाई देगी। तो यह हम देखते हैं कि सड़क पर हमें इन पत्तियों की पत्तियाँ इतनी दिखाई देती हैं जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ जल जैसा हो सकता है, जो हमारा भ्रम होता है, इसे ही हम मरीचिका भ्रम कहते हैं। तो इसी को समझ लीजिए किस तरह से होता है। यहाँ पर व्यक्ति होगा नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर होगा नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर और प्रकाश किरण जो दूर से आ रही होगी वो अगर आ जाएंगी, जब अगर प्रकाश किरणें आएंगी नेत्रों में पेड़ से आकर के और यहाँ से कोणांतरिक परावर्तित होकर के, तभी हमको ये मरीचिका भ्रम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सड़क के किनारे कोई वृक्ष, कोई पौधा नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई खंभा नहीं है, तो उस सड़क पर हमको जो मरीचिका भ्रम है वह दिखाई नहीं देता है। दैट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास प्रकाशित तंतु। प्रकाशित तंतु में क्या होता है, ये एक प्रकार की ऑप्टिकल फाइबर इसको कहते हैं। एक प्रकार का प्लास्टिक का तार होता है, उस प्लास्टिक के तार के अंदर प्रकाश चलता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक आंतरिक हिस्सा और इसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, यूं मान लीजिए ऐसे। ये एक तरह का लेप होता है इसके ऊपर। ये दोनों एक जैसी, क्योंकि ये ऐसे सर्कुलर होती है, सिलेंड्रिकल होती है, तो सिलेंड्रिकल होने के नाते ऊपर की जो लेयर होती है इसका अपवर्तनांक मान लो μ1 और इसके अपवर्तनांक को मैं μ2 मान लेता हूँ, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होता है। इस प्रकार बनाया जाता है कि अंतर जो भाग है इसका कोड है, उस कोड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसके सरफेस से अधिक होता है। यह इसकी अक्ष होती है। क्या होती है इसकी? इसकी अक्ष होगी। जब कोई प्रकाश किरण इस पर प्रवेश करेगी, इस प्रकार प्रवेश करे कि जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो क्या हो जाएगा, यह अंदर न जाकर के इसका कोणांतरिक परावर्तन हो जाएगा इस तरह से, और वही कहानी फिर वापस यहाँ पर लाई जाएगी, कोणांतरिक परावर्तन हो जाएगा, वापस वही कहानी यहाँ पर लाई जाएगी इस तरह से। तो हम ये देखते हैं, वैसे यहाँ से अगर पाइप स्टार्ट है तो यहाँ पर भी एक बार डेविएशन होगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मैंने चलो पाइप के अंदर से कर रहे थे, कंफ्यूजन नहीं हो, पाइप के अंदर तय कर रहे थे, क्योंकि पाइप के बाहर से अगर जाएगी ना तो पहले एक बार जुटेगी फिर दोबारा यहाँ, क्योंकि सघन होगा और हवा में विरल होगा। इस प्रकार की युक्ति को हम प्रकाशित तंतु कहते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं? देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है सामान्यतः, तो अगर कोई लाइट ऐसे डाली जाती है इस पर तो ये सीधी निकल जाती है, लेकिन हुआ क्या, प्रकाश यूं डाला गया था और प्रकाश को हम ऐसे लेकर के कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जिधर जिधर ये पाइप मुड़ता जाएगा उधर ही प्रकाश किरण भी मुड़ती जाएगी, अर्थात किसी घुमावदार रास्ते में, किसी क्रिटिकल पाथ में प्रकाश तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए प्रकाशित तंतु का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं
कि प्रकाशीय किरणों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 10⁻14 हर्ट्ज के फॉर्म से। किस रूप में होती है? 10⁻14 हर्ट्ज होती है। अतः इनकी जो आवृत्ति है वो काफ़ी अधिक होती है। समझ में आ गई बात? अतः इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हाई सिग्नल्स वाले जो उच्च जो है संकेत होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं, हम लोग बात करते हैं टेलीफोन में, इसकी भी एक रेंज होती है, कितनी फ्रिक्वेंसी की तरंगें ये उत्पन्न कर सकता है और कितनी दूर तक ये जा सकती है। अगर फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो हम उचित ताकत, स्ट्रेंथ, पावर के साथ में प्रकाश किरणों को या सिग्नल्स को हम या तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं। तो अगर प्रकाश सिग्नल्स के रूप में हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजना चाहें इनके साथ में, तो हम इन्हें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम ऊर्जा हानि के साथ हम काफ़ी दूर तक भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जो टावर वगैरह होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं तो वायुमंडल के और विभिन्न कारणों से इनकी शक्ति में क्षय काफ़ी अधिक हो जाता है, इसीलिए हमको टावर काफ़ी नज़दीक लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसकी सहायता से हम किलोमीटर तक हमें टावर की आवश्यकता नहीं, 10-10 किलोमीटर तक कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये ऑप्टिकल फाइबर लाइन जमीन के अंदर डाल देंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं वो कम क्षयता के साथ, यानी एटेन्यूएशन कम होगा, ऊर्जा में, स्ट्रेंथ में क्षय बहुत कम होगा और ये बहुत अधिक दूरी को तय कर लेंगी और हमारे मोबाइल में जो सिग्नल्स हैं वो बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग प्राप्त होंगे। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरा कैसे चमकता है भाई? देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का वो बहुत अधिक होता है, लगभग 2.42 के आसपास होता है। तो 2.4 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी अधिक है। इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू काफ़ी अधिक होती है, बहुत कम होती है, 30 डिग्री के आसपास, 33 डिग्री में ही, और भी कम एंगल में भी हो सकता है ये। तो जैसे मान लीजिए ये एक आपका प्रकाश किरण आपको ऐसे डाल दिया तो इसका इस तरह से अपवर्तन हो गया। अगर इसका अपवर्तन ज़्यादा होता ये और जुड़ जाता, और ज़्यादा होगा तो इसी कोण में इसका कोणांतरिक परावर्तन भी हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर जैसे कोई डायमंड की रिंग है वो चमकती ज़्यादा है, उसमें स्पार्कलिंग ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब उसके अंदर एक बार प्रकाश किरण पहुँच जाती है तो वो सघन माध्यम में पहुँच गई, वापस जब वो बाहर निकलती है वायु में तो वो अंदर कई बार उसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो हमें भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर भी वो जो डायमंड होता है वो काफ़ी चमकता हुआ प्रतीत होता है। ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अब जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये फॉर्मूला है और एक डेरिवेशन भी कर सकते हो, और एक अच्छा डेरिवेशन है जिसको आपको तैयार करना चाहिए। मान लीजिए किसी स्थान पर जल भरा हुआ है या जो भी है कोई, और नीचे कोई लाइट जल रही है या कोई मछली वगैरह है जिसका यहाँ पर नेत्र है। तो यह मछली जल के बाहर कितने क्षेत्रफल तक उपस्थित वस्तुओं को देख सकती है? इसे कहते हैं फील्ड ऑफ, जो फिश होता है उसका जो विजन रेंज होती है वो कितनी होती है। देखिए, ये प्रकाश किरण जाएगी ऐसे, अपवर्तित जाएगी, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी ऐसे। अब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अब प्रकाश किरण का अपवर्तन ना होकर के वो तो ऐसे लॉन्ग हो जाएगा या फिर इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ भी एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ से प्रकाश किरण ऐसे हो जाती है, या फिर अगर इससे ज़्यादा एंगल पर तो जाएगी तो उसका तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज है यहाँ से तो हो गया इसका परावर्तन, इस रेंज के अंदर अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो इस तरह से प्रकाश कर जाएगा, घूम उड़ेगी तो यहाँ पर उपस्थित वस्तु को वो देख सकती है, यहाँ पर उपस्थित वस्तु को भी वो देख सकती है, यहाँ पर उपस्थित वस्तु को भी ऐसे देख सकती है। उसका नेत्र उसके ठीक सामने नहीं होगा, वो तो उसी एंगल पर होगा जहाँ से किरण जा रही होगी। तो ये जो एरिया हो गया, इस एरिया में जो भी वस्तु आएगी उस वस्तु को वह मछली आसानी से देख सकती है। इसी कंसेप्ट का यूज करके गोताखोर जो है वो समुद्र में या किसी जलीय झील में वो जंप करता है ताकि वो जिस वस्तु पर अटैक करना चाहता है उसको सीधा कम दूरी तय करके वो अटैक कर ले। हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है इतने वो कवर कर सकता है। मान लीजिए यह मछली का वो बिंदु जो जल का तल है या पृष्ठ है, पृष्ठ से h गहराई पर है और इसकी जो रेडियस है वो r है। नाम डाल दिया मैंने, i है यहाँ पर, e हो गया और b हो गया। इसका मतलब अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो रेडियस निकालने से हमको उसका एरिया पता चल जाएगा कि कितने एरिया तक वो मछली उसको देख सकती है। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्रिटिकल एंगल तक भी तो देख सकता है, उसके बाद तो उसका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, चूंकि साइन IC बराबर होता है 1/μ, जहाँ म्यू इस पदार्थ का या इस द्रव का अपूर्णांक है जबकि इसका अपूर्णांक 1 मैंने दिया था फॉर्मूले में। तो साइन IC इक्वल टू हो जाएगा म्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण समकोण त्रिभुज EOB में। समकोण त्रिभुज EOB में साइन थीटा बराबर लंब, कोण के सामने लंब हो जाएगा OB और कर्ण हो जाएगा EB। OB अपॉन EB, OB हो गया R, साइन IC बराबर हो जाएगा आपका R अपॉन EB। अब पाइथागोरस प्रमेय से EB कितना हो जाएगा, तो यहाँ देख लेंगे हम लोग EB कर्ण का वर्ग बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय से EB स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो जो EB की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ EB। लिख रहे क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन IC इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये साइन IC तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो है आपस में बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो म्यू R बराबर हो जाएगा, या दोनों तरफ का पहले आप स्क्वायर कर लीजिए वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। या अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, म्यू स्क्वायर R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, म्यू स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। इसको मैं इधर ले गया तो माइनस हो जाएगा, R स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ गया म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर। या R की वैल्यू आ गई H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, या R बराबर हो जाएगा, जब इसका हम अंडर रूट लेंगे H स्क्वायर का अंडर रूट H हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आपका रेडियस आ गया। अगर इस सर्कल का रेडियस पता चल गया तो वह क्षेत्र कितना होगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे इसमें। A बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर, A बराबर पाई R स्क्वायर की वैल्यू ये है आपके पास H स्क्वायर अपॉन
म्यू स्क्वायर माइनस 1। इतने एरिया को वो कवर कर सकती है, या यहाँ पर जलने वाली जो लाइट है वो इतने एरिया तक वो फैल सकती है। बेहद आसान तरीका है। न्यूमेरिकल में आपको कई बार जल की बात करेगा और उसकी जो वैल्यू है कुछ इतना √7 के फॉर्म में देगा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं शुद्ध जल की बात करता हूँ तो म्यू की वैल्यू होती है 4/3 या 1.33। तो ये वैल्यू वहाँ रख देंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? रेडियस बराबर हो जाएगा h/√4/3 का स्क्वायर -1। दैट इज वैल्यू देता हूँ r h/√16/2 -1। r बराबर h/√9 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16 - 9। h बराबर हो जाएगा √7/2। ये 9 ऊपर चला जाएगा, h√9/√7 यह हो जाएगा 3h/√7। ये डायरेक्ट रेडियस आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी क्वेश्चन में शुद्ध जल की बात करता है तो वहां पर जो रेडियस होगी वो रेडियस हम लोग 3h/√7 को डायरेक्ट यूज कर लिया जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट एरिया कवर्ड बाय फिश आई। किसी भी मछली के द्वारा कितना एरिया कवर किया जा सकता है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ हम लोग टाइम, तो चलिए फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।